हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग्स विद शिवेंद्र। आज हम लोग एविडेंस एक्ट में सेक्शन 5 से लेकर 16 तक के सेक्शन को पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने सेक्शन 4 तक का कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो प्लीज़ हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ हमने सेक्शन 4 तक कवर किया है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और मैंने पहले पढ़ाया है सेक्शन 4 तक कि क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और उसके बाद मैंने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाया है। तो इस वजह से मैंने प्लेलिस्ट भी अलग अलग बनाई है। एक पढ़ाने वाली जो है वो अलग बनाई है मैंने, और जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है वो अलग प्लेलिस्ट नाम से बनाई है। घटना चक्र नाम से एक प्लेलिस्ट हमने बनाई है। एविडेंस प्री नाम से जो मैं पढ़ाता हूँ वो प्लेलिस्ट बनी है। ठीक है, आपके सहूलियत के लिए मैंने बनाया हुआ है कि आपको ज़्यादा इधर उधर न खोजना पड़े, बस आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको एक ही जगह सभी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आज हमें पढ़ना है सेक्शन 5 से लेकर 16 तक हम लोग कवर करेंगे। 5 में देखिए क्या कहा गया है, इसको देख लेते हैं। देखिए हमें प्री पढ़ना है, ध्यान रखिएगा, हमें प्री पढ़ना है, मेंस नहीं पढ़ना है। अभी हमें प्री लेकर चलना है। तो प्री में देखिए सेक्शन 5 जो जहाँ जहाँ ज़रूरत है बस उतना ही आप पढ़िए फिलहाल। अभी सेक्शन 5 में कहा गया कि विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। किसका दिया जा सकेगा? विवाद्यक, और किसकी बात की गई? और सुसंगत। इन दो तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, तो आप बताएंगे विवाद्यक और सुसंगत तथ्य। ये दो ही तथ्य हैं जिनका साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्यों का नहीं, किसी अन्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा, ये मना किया गया है। सुसंगत का मतलब कि जो सेक्शन 6 से लेकर 55 तक में बताए गए हैं उन्हीं से के अंतर्गत वो सुसंगत माने जाएंगे। ठीक है, और उन्हीं का साक्ष्य दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं सेक्शन 5 में। दृष्टांत है वो पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, दृष्टांत काफ़ी ज़्यादा हैं और अगर मैं एक एक दृष्टांत आपको बताऊंगा तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तो आप प्लीज़ दृष्टांत पढ़ लीजिएगा। मैं बस इतना करूंगा कि इसमें कौन सा दृष्टांत इंपॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, मैं ये आपको बता दूंगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे वो भी मैं बताऊँगा कि उसको आप मत छोड़िएगा, उसको ज़रूर आप पढ़िएगा। बेयर एक्ट में आप उसको निशान लगा लीजिएगा। ठीक, चलिए सेक्शन 5 में इतनी चीज़ें हुई कि विवादक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्यों का नहीं दिया जा सकता। आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेक्शन 6 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे वो प्री हो चाहे वो मेंस हो। सेक्शन 6 में कहा गया एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के विषय में बात की गई। ठीक है, इसी को कहा जाता है रेस जेस्टे। ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि रेस जेस्टे का प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है, तो आप बताएंगे सेक्शन 6 में किया गया है। रेस जेस्टे का प्रावधान ये क्या है? एक ही समव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति। देखिए इसके संबंध में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है और उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि सेक्शन 6 होता है, क्या होता है। यहाँ बस छोटा सा आप ये समझ लीजिए कि क्या है सेक्शन 6 क्या है, कि वे तथ्य जो विवादक तो नहीं है परंतु किसी विवादक तथ्य से इस प्रकार संबंधित हैं कि उनसे विवादक तथ्य के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, और वे सुसंगत माने जाएंगे, चाहे वे उसी समय या उसी स्थान पर या विभिन्न समय विभिन्न स्थान पर घटित हुए हों। तो ये आपका सेक्शन 6 के अंतर्गत ये चीज़ें कही गई। बात यहाँ आती है एक ही समव्यवहार क्या होता है। एक ही समव्यवहार का मतलब है कि जैसे कई तथ्यों का समूह, कई फैक्ट्स, वो समूह, तो उसको कहेंगे एक ही समव्यवहार। कोई एक तथ्य है तो वो एक समव्यवहार नहीं माना जाएगा जब तक कि कई तथ्य मिलाकर उसको समव्यवहार न प्रकट करते हो, उसका एक अर्थ न निकलता हो, तब तक वो एक समव्यवहार नहीं कहे जाएंगे। जैसे कि कहीं बैंक में डकैती हुई है तो वहाँ पर मान लीजिए कोई कार लेके खड़ा है, कोई बैंक के बाहर खड़ा है, कोई मोबाइल फ़ोन लेके खड़ा है, कहीं अन्य जगह की पुलिस आएगी तो मैं बताऊँगा। तो कार्य देखिए अलग अलग है, बट ये एक अर्थ निकाल रहे हैं कि मायने निकाल रहे हैं कि क्या है, तो ये सभी मिलाकर क्या होगा, एक समव्यवहार प्रकट करेंगे। और इनको अलग अलग देखा जाएगा तो इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो इतनी चीज़ें हैं, आप बस इतना समझते रहिए। क्या इसमें समझना है,
जब भी सेक्शन 6 में एक ही समव्यवहार का भाग आए, एक ही समव्यवहार का भाग कहीं भी आप देखिए तो वो सेक्शन 6 की बात करेगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है लाइन, एक ही समव्यवहार के भाग, ये सेक्शन 6 की बात करेगा। इस लाइन को ध्यान रखिएगा आप। इसमें देखिए रेज जस्टिस हमने बताया सेक्शन 6 में है। इससे संबंधित जो केस लॉ है ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जाते हैं कि केस दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा बताइए ये किस सेक्शन से संबंधित है। तो केस इंपॉर्टेंट है। एक रटन वर्सेस क्वीन का मामला है, ठीक है। न्यायाधीश का नाम याद रखिएगा, लॉर्ड विल्बरफोर्स, ये इसके न्यायाधीश थे। ये पूछा जा सकता है, ये लीडिंग केस है रटन वर्सेस क्वीन का मामला, ठीक है। ये पूछा जा सकता है, न्यायाधीश का नाम याद रखिएगा। आर वर्सेस बेडिंगफील्ड का मामला है, कॉकबर्न यहाँ के न्यायाधीश हैं, इसमें है। नेक्स्ट आर वर्सेस फोस्टर का मामला है, लीडिंग केस है, इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 6 पर आधारित है। नेक्स्ट है आर एम मालकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो ये कुछ केसेस हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 6 से संबंधित। इनको आप छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस सेक्शन से संबंधित है ये केस, या मिलाने के लिए आ जाएगा कि मिलाइए, ऐसे एक इधर रहेगा एक इधर, उसको सुमेलित करिए किस सेक्शन से कौन केस लॉ संबंधित है। तो सेक्शन 6 में ये चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। उसके बाद 6 में आप क्या पढ़ेंगे, 6 में आप देखिए रेज जस्टिस के सिद्धांत कभी कभी पूछा जाता है कि किसने ये लाइन किसने कहा है। जैसे दो लोग हैं, एक प्रोफेसर स्टोन है, दूसरा प्रोफेसर विगमोर है। प्रोफेसर स्टोन ने क्या कहा था कि साक्ष्य विधि का शायद ही कोई अन्य सिद्धांत इतनी अनिश्चितता तथा संदेह से भरा हुआ हो। ये किसने कहा, ये प्रोफेसर स्टोन ने कहा था। वहीं विगमोर ने कहा था कि रेज जस्टिस का सिद्धांत केवल व्यर्थ ही नहीं अपितु हानिकारक भी है। तो ये सिद्धांत आप याद रखिएगा, प्रोफेसर स्टोन और प्रोफेसर विगमोर, ये दोनों के सिद्धांत क्या कहे गए थे उनको आप याद रखेंगे। ये पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। तो हमने क्या देखा सेक्शन 6 में, पहली चीज आप एक ही समव्यवहार के भाग जब आएगा तो आप बताएंगे सेक्शन 6 में ये प्रावधान किया गया। रेज जस्टिस कहाँ है, सेक्शन 6 में है। केस लॉ हमने बताया कि ये केस लॉ आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज कि रेज जस्टिस के सिद्धांत से संबंधित दो लोगों की स्टेटमेंट है, उनको आप याद रखेंगे। और दृष्टांत जो है ये इंपॉर्टेंट है, 4 दृष्टांत हैं, चारों आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये याद रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। दृष्टांत मत छोड़िएगा, दृष्टांत जरूर पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट है। ये पूछे जाते हैं कभी कभी कि ये जो फला दृष्टांत है वो किस सेक्शन से संबंधित है, तो दृष्टांत मत छोड़िएगा, याद रहे। पकड़ने के लिए एक एक शब्द आप उसको कहीं नोट कर लीजिए, ठीक, कि याद रहे कि हाँ सेक्शन 6 में ये ऐसा कुछ दृष्टांत था। जैसे मैं बताऊँ आपको, मैंने नोट किया कि पिटाई, जैसे पहला 6 का पहला दृष्टांत की बात की जाए तो पिटाई के समय या अल्पकाल पूर्व या पश्चात कहा या किया गया कथन, ठीक, इतनी बस लाइन आप वहीं बैरक में लिख लीजिए या उतना अंडरलाइन मार के, इतना हमें याद रहे कि सेक्शन 6 में ये बातें कही गई, ये दृष्टांत था, तो ये 6 से संबंधित है। ये चीज़ पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 7। थोड़ा सा तेज चलता हूँ क्योंकि प्री है, आप समझ रहे हैं कि आप इतना समझ लेंगे, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है, मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ सिर्फ। फिर इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचेंगे हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, उसमें वो चीज़ें मिल जाएंगी। बट इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद आप एनालिसिस करेंगे कि क्या हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं। इसीलिए मैं पहले ये पढ़ाता हूँ, बताता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, इसको पहले आप जान लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पे आता हूँ, क्योंकि इसी से आप पता कर पाएंगे कि जितना हमने बताया है, पढ़ाया है यहाँ पर, क्या वो वहाँ मिल रहा है, क्या हम उसको कर पा रहे हैं, ये चीज़ देखना होता है। सेक्शन 7 में देखिए 1 2 3 4 5 चीज़ों को पता होना चाहिए। 5 चीज़ें क्या हैं सेक्शन 7 में, ये पता हो, कुछ ज़्यादा नहीं, खाली उसके की पॉइंट पे आ जाइए, जो सेक्शन है उसके की पॉइंट पे उसकी जान निकाल लीजिए आप, बस 5 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या 5? प्रसंग, हेतुक, परिणाम, वस्तुस्थिति, अवसर, ये 5 चीज़ें। इसकी इंग्लिश बताओ, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश जरूर पता रखिए, ठीक है। इंग्लिश वाले तो जानते हैं, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश जरूर रखिए, क्योंकि ये कभी कभी हिंदी वाला शब्द फंसा देता है हमें।
तो ओकेजन हो गया प्रसंग, कॉज हेतु, इफेक्ट परिणाम, वस्तुस्थिति स्टेट ऑफ थिंग्स, अवसर अपॉर्चुनिटी। ठीक, ये हुई इसकी इंग्लिश। एक केस लॉ इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि है आर वर्सेस रिचर्डसन का मामला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है। ये पूछा जाता है कि ये किस सेक्शन से संबंधित है, तो आप बताएंगे सेक्शन 7 से संबंधित है। ठीक है, तो आर वर्सेस रिचर्डसन का मामला। 7 में 5 चीजें, 5 शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये याद रखिए। प्रसंग, हेतु, परिणाम, वस्तुस्थिति, अवसर। एक दो बार आप पढ़ेंगे याद हो जाएगा। प्रसंग, हेतु, परिणाम, वस्तुस्थिति, अवसर, ऐसे उंगली पर गिन लेंगे आप। ठीक है, 5 चीजें। केस लॉ एक, आर वर्सेस रिचर्डसन। ठीक, इतनी चीजें, तो 5, 6, 7 3 सेक्शन हमने देखा। आगे देखते हैं सेक्शन 8, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका सेक्शन 8 है। अच्छा देखिए, सेक्शन 7 में भी दृष्टांत है, उसको आप पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 7 में भी जो दृष्टांत दिए गए हैं इंपॉर्टेंट है। एक बार मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको। 7 में जैसे पहला है धन लेकर किसी मेले में जाना, पहला। दूसरा, भूमि पर गुत्थम गुत्था से बने चिन्ह, सेकंड। थर्ड, स्वास्थ्य की दशा व आदतों का ज्ञान। ये ऐसे से शॉर्टकट आप बनाइए कि दृष्टांत आपको पता रहे। जैसे भूमि पर गुत्था गुत्था के निशान, गुत्थम गुत्था के निशान अगर आ गया तो ये पूछा जाए आपसे कि किस सेक्शन में ये है, कि कहाँ से संबंधित ये दृष्टांत है, तो आप उस चीज़ को बता लीजिए। ठीक, तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए सेक्शन 8 देखते हैं। देखिए 7 में हमने क्या देखा, 5 चीज़ों का यूज़ किया गया, 5 शब्दों का यूज़ किया गया। यहाँ क्या है, यहाँ 3 शब्द हैं, 3 समझ के चलिएगा। जैसे 1, 2 और इसको 3 ले लीजिए पूरा। 8 में क्या है, हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण। ये 3 चीजें बताई गई। हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण, ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। हेतु मतलब मोटिव यहाँ है। ठीक है, इंग्लिश याद रखिए इसलिए मैंने कह रहा हूँ। हेतु मतलब मोटिव है, यहाँ क्या है, हेतुक, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ही आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ये ध्यान रखिएगा। 7 में हेतुक की बात की गई है और 8 में हेतु की बात की गई है, ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक, अब देखिए इसमें और क्या पढ़ना है हमें। 8 में एक तो ये हेडिंग की जो बात हो गई, 3 चीज याद रखिए, हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण, 3 शब्द का यूज। 2 स्पष्टीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके 2 स्पष्टीकरण को भी बताया गया है। दोनों स्पष्टीकरण में क्या क्या बातें हैं। पहला स्पष्टीकरण जो है ये कहता है कि आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते। ये पूछा जा सकता है आपसे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आचरण शब्द के अंतर्गत कथन आते हैं, तो आप कहेंगे नहीं, केवल कथन नहीं आते। ध्यान रहे, केवल कथन नहीं आते। कब कथन को शामिल किया जाएगा, जब तक कि वे कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले ना हो। कथन कब शामिल किया जा रहा है, तब शामिल किया जा रहा है जब वो उस कार्य के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले हैं, तब उनको कथन को शामिल किया जाएगा। जब आचरण के साथ साथ उस वह कथन क्या करें, उन्हें स्पष्ट करें, कार्य के साथ साथ हो और उन्हें स्पष्ट करें। चाकू लगा हुआ व्यक्ति यदि किसी का नाम बोल रहा है तो देखिए चाकू लगा है, एक आचरण है, करा रहा है, थोड़ा सा दर्द हो रहा है उसको, ये आचरण उसका है, भाग रहा है। ठीक है, कार्य क्या है, कथन क्या है, वो उस व्यक्ति का नाम पुकार रहा है जिसने चाकू मारा है। तो आचरण के साथ साथ वो चीज़ें हो रही हैं, तो यहाँ पर वो चीज़ें सुसंगत मानी जाएंगी। ठीक, नेक्स्ट आपका स्पष्टीकरण कहा गया कि उस उपस्थिति और श्रवण गोचरता में किया गया कोई भी कथन जो आचरण पर प्रभाव डालता हो सुसंगत माना गया है। ये क्या है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए कहीं लूट हुई, दृष्टांत की मैं बात कर रहा हूँ, इसी में दृष्टांत दिया गया, पढ़ लेंगे। कहीं लूट हुई, ये कहा गया कि भाई जिसने वहाँ लूट की थी वो उसकी पुलिस उसकी खोज में इधर ही आ रही है। ठीक है, इतना सुनते ही वह व्यक्ति क्या हुआ, वहाँ से भाग लिया। आधा कप चाय पिया था उसने, छोड़ के भाग लिया। तो वो क्या कहा, उसकी उपस्थिति में श्रवण गोचरता, क्या किसी अन्य के माध्यम से सुना उसने कि पुलिस खोज करने के लिए उस लुटेरे की यहाँ आ रही है। वो श्रवण गोचरता में उसके आया, सुना। इतना सुनने के बाद क्या हुआ,
वह भाग लिया। भागना क्या है, वह उसका आचरण बता रहा है कि हाँ वह अपराध हो उसी ने किया हो सकता है कि उसी ने किया हो, क्योंकि वह भागता नहीं पुलिस को सुन के। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी स्पष्टीकरण 2 में बताई गई। इन्हीं से संबंधित दृष्टांत हैं, यहाँ पे इम्पॉर्टेंट दृष्टांत हैं, उनको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें सभी लगभग इम्पॉर्टेंट ही हैं, लगभग इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिनको आप नहीं छोड़ेंगे वो मैं बता दे रहा हूँ। जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है सेक्शन 8 में जे, जो जे होगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेप से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पर परिवाद किया जाता है। देखिए एक चीज़ मैं 8 में आपको बता दूँ कि जब परिवाद किया जा रहा है, परिवाद किया जा रहा है कि मैं हाँ रेप हुआ, उसने परिवाद किया किसी के सामने, तब वो सुसंगत माना जाएगा। बट बिना परिवाद के कभी भी सुसंगत नहीं माना जाएगा। ये पकड़ने के लिए आपके है, ऑप्शनल प्री के लिए। ठीक है, परिवाद किया है तो संगत माना जाएगा, परिवाद बिना परिवाद किए कोई बात कह रहा है तो नहीं माना जाएगा। ये प्री के हिसाब से आप पकड़े रहिए पॉइंट को। ठीक, तो जे जो है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बाकी इंपॉर्टेंट हैं उनको भी आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये सेक्शन 8 की बात हुई। अब इसमें देखिए कुछ केस लॉ हैं। क्या है, आर वर्सेस पामर, सेकेंड आर वर्सेस लिलीमैन, आर वर्सेस ओसबॉर्न, ये कुछ केस लॉ सेक्शन 8 से संबंधित है। ठीक, तो इतनी चीज़ें आपको सेक्शन 8 में देखनी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेक्शन 9। 9 में क्या है, 9 में ये कहा गया है कि सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण, ध्यान रखिएगा, स्पष्टीकरण या पुनर्स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य की बात की गई। सेक्शन 9 में बात की जा रही है। ठीक है, इतना आप याद रखिए, स्पष्टीकरण याद रखिएगा। सेक्शन यहाँ पे 2 शब्दों का यूज़ किया गया है, एक स्पष्टीकरण और दूसरा पुनर्स्थापन। तो ये शब्द अगर आपको दिख जाए तो ये समझ लीजिए कि आप सेक्शन 9 की बात चल रही है, तो इससे आप पकड़ लेंगे। और सेक्शन 9 को ही शिनाख्त परेड कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पूछा जाता है आपसे कि शिनाख्त परेड का प्रावधान किस सेक्शन में किया गया है, तो ये आप बताएं कि सेक्शन 9 में किया गया है शिनाख्त परेड का प्रावधान। ये जो सेक्शन 9 है ये भी पूछा जाता है कि कैसा साक्ष्य है, तो आप बताएंगे ये संपोषक साक्ष्य है। मुल्ला का एक केस था यहीं पे, उसी में यह बताया भी गया था। जब आप सॉल्व करेंगे, हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तो वहाँ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ें सेक्शन 9 में हम पढ़ेंगे कि 2 शब्दों का याद रहे, स्पष्टीकरण पुनर्स्थापन सेक्शन 9 की बात करता है, शिनाख्त परेड का प्रावधान सेक्शन 9 में किया गया है, और यह एक संपोषक साक्ष्य है। इतनी बातें आप सेक्शन 9 में याद रखेंगे। और इसके साथ साथ इसका दृष्टांत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सेक्शन 9 का दृष्टांत, ये याद रखिएगा। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका दृष्टांत है सेक्शन 9 में सी है, सी है, फिर इसके बाद लास्ट के जो हैं ई और एफ, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, और बाकी सभी इंपॉर्टेंट है, जब मगर इसमें भी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनको नहीं छोड़ सकते, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ना सभी दृष्टांत हैं, ध्यान रहे, मगर प्रायोरिटी आप किसको देंगे, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे आप। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई सेक्शन 9 के अंतर्गत। सेक्शन 10 देखते हैं। सेक्शन 10 में क्या बात कही गई, षड्यंत्र। एक शब्द आप यूज खाली पकड़ेंगे, क्योंकि षड्यंत्र का यूज और कहीं नहीं किया गया है एविडेंस में, सिर्फ एक शब्द षड्यंत्र, इसी से काम चल जाएगा, इसी से आपका प्री निकल जाएगा। ठीक है, तो षड्यंत्र शब्द, सिर्फ एक शब्द आप पकड़ेंगे, षड्यंत्र जहां आएगा समझ लीजिए कि सेक्शन 10 की बात हो रही है। इसमें केस लॉ, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके केस लॉ हैं। आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई का मामला पूछा जाता है कि किस सेक्शन से संबंधित है, तो आप बताएंगे सेक्शन 10 से संबंधित है, आर वर्सेस ब्लैक एंड टाई। न्यायाधीश लॉर्ड डैनमैन है, न्यायाधीश है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केस लॉ है मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर, सेकंड आपका केस लॉ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसको क्या कहते हैं, लेमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्र वाद के नाम से इसको जाना जाता है, ये याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है आपसे कि किस केस, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि किस केस लॉ को लेमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्र वाद के नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे कि मिर्जा अकबर वर्सेस किंग एम्परर को
लेमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्रवाद के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ दो केसेस, इनको मत छोड़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। न्यायाधीश का नाम याद रखिएगा। हार वर्सेस ब्लैक एंड टाइड लीडिंग केस है लॉर्ड डैनमैन, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। लॉर्ड डैनमैन पूछा जा सकता है आपसे, तो न्यायाधीश का नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने सेक्शन 10 तक अभी पढ़ा, फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे 10 तक। एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं। 10(5) में हमने पढ़ा दो चीज़ें याद रखी, विवादक और सुसंगत तथ्यों का ही साक्ष्य दिया जा सकेगा, अन्यों का नहीं। 5(6) एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति के विषय में हम पढ़ा, रेस जेस्टे जिसको कहते हैं। ठीक, ये 4 आपके केस मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने बताया इसमें। फिर रेजिस्टे का सिद्धांत हमने बताया, 2 लोगों के स्टेटमेंट है इससे संबंधित, इनको आप याद कर लीजिएगा, प्लस इसके साथ ही साथ दृष्टांत जरूर देख लीजिएगा। 7 में हमने बात किया 5 चीज़ों को पढ़ने के लिए, प्रसंग, हेतु, परिणाम, वस्तुस्थिति, अवसर, ये चीज़ें। फिर इसके साथ आर वर्सेस रिचर्डसन का मामला है, इसको पढ़ लीजिएगा। 8 में हमने बात किया 3 चीज़ों की, हेतु, तैयारी, पूर्व या पश्चात का आचरण, 2 स्पष्टीकरण की बात किया हमने यहाँ पे। ठीक, और 3 आपके केस लॉ की बात किया, और इम्पॉर्टेंट आपका दृष्टांत है उसको आप देखेंगे। 9 में हमने बात किया कि स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन से संबंधित कोई चीज़ें आ रही हैं तो आप समझ लीजिए कि वो सेक्शन 9 से संबंधित है। ये हेडिंग जरूर याद कर लीजिएगा कि सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुनः स्थापन के लिए आवश्यक तथ्य, इसके जो दृष्टांत हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ लीजिएगा, जरूर पढ़िएगा। ठीक है, जो शुरुआती के जो दृष्टांत हैं उनको सबको पढ़िए, छोड़िए मत, क्योंकि शुरुआत के जो दृष्टांत है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको आप नहीं छोड़ सकते, पढ़िए, जरूर पढ़िएगा। तो यहाँ सेक्शन 9 में हमने बात किया शिनाख्त परेड का प्रावधान किया गया। संपोषक साक्ष्य सेक्शन 9 के अंतर्गत कैसा साक्ष्य है, संपोषक साक्ष्य, ये बताया हमने। 10 में हमने बताया षड्यंत्र है, यहाँ 2 केसों का जिक्र हमने किया, आर वर्सेस ब्लैक एंड टाइगर और मिर्जा अकबर वर्सेस किंग अकबर, ये 2 चीज़ें हमने बताई। तो सेक्शन 10 तक हमने कवर किया, अब आगे देखते हैं। चलिए सेक्शन 11 को देखते हैं। 10 तक हमने कवर किया, अब 11 देखते हैं। 11 में क्या बात कही जा रही है कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, कब सुसंगत हैं? तब सुसंगत हो जाएंगे जब वे किसी विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं, या वे किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप ये याद रखिएगा कि सेक्शन 11 में बस ये बताया जा रहा है कि वे तथ्य, कोई तथ्य है वो सुसंगत तो नहीं है, बट वो कब सुसंगत हो जाएगा, क्योंकि सुसंगतता आपको पता होनी चाहिए कि सेक्शन 6 से लेकर 55 तक सुसंगतता के विषय में बात किया गया है कि ये 6 से 55 तक में आनी चाहिए। यदि वहाँ नहीं आ रहा है तो वो कहाँ जाएगा, सेक्शन 11 के अंतर्गत आएगा। तो कब वो सुसंगत माना जाएगा, इन 2 कंडीशन में, या तो ये या तो ये, इन 2 में से ये होना चाहिए, तब जाके सेक्शन 11 के अंतर्गत कोई तथ्य सुसंगत माना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें होंगी, यही पूछा जाता है। देखिए ये 2 पॉइंट ये पूछे जाएंगे आपके कि वे किसी विवादक या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं, या वे किसी विवादक या सुसंगत तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व को अत्यंत अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बनाते हैं। ये चीज़ सेक्शन 11 में पूछी जाएगी। प्ली ऑफ एलिबाई सेक्शन 11 को कहते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि प्ली ऑफ एलिबाई का सिद्धांत किस सेक्शन में है, तो आप बताएंगे सेक्शन 11 में प्ली ऑफ एलिबाई का सिद्धांत है, जिसे कहते हैं अन्यत्र उपस्थिति। अर्थात यदि कोई मामला कानपुर में घटित हुआ है, किसी ए नाम के व्यक्ति द्वारा यह आरोप लगाया जाता है, किसी व्यक्ति द्वारा ए नाम के व्यक्ति के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि ए ने ही वह अपराध कारित किया है, कहाँ, कानपुर में। बट ए क्या करता है, यह दिखाता है कि जब वहाँ अपराध घटित हुआ था कानपुर में, उस जगह पर, उस समय पर, तो वहाँ मैं उपस्थित न होकर बल्कि भारत से बाहर कहीं था, अमेरिका में, रसिया में या कहीं भी अन्य जगह उपस्थित था, बट वहाँ नहीं था। तो वो क्या माना जाएगा, सेक्शन 11 के अंतर्गत सुसंगत माना जाएगा। ठीक है, यही चीज़ बात की गई है सेक्शन 11 में। इसका दृष्टांत इंपॉर्टेंट है, वो जरूर पढ़ लीजिएगा सेक्शन 11 में।
ये हुआ 11। इसमें एक केस है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका केस, दूधनाथ पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य का मामला है। यहाँ पे ये पूछा जाता है, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि दूधनाथ पांडे वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य किस सेक्शन से संबंधित है, आप बताएंगे 11 से। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन 12, नुकसानी की रकम पर प्रभाव डालने वाले तथ्य। ये सिर्फ आधे लाइन का है, ये बस इतना याद रखिए कि नुकसानी की रकम पर प्रभाव डालने वाले तथ्य। अधिकतर नहीं पूछा गया बट पूछा जा सकता है, तो ये आप पढ़ रहिए सेक्शन 12। 13 में हम बात कर देंगे अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता की बात की गई है। किस प्रकार की सुसंगतता, अधिकार या रूढ़ि से संबंधित, ठीक है। तो सेक्शन 13 आप बात कर लेंगे, दो चीज़ें, अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के विषय में। इसी से संबंधित हम आगे पढ़ेंगे, जब हम विशेषज्ञों की राय पढ़ेंगे तो वहाँ भी अधिकार या रूढ़ि का जिक्र हुआ है, तो वहाँ हम लोग देखेंगे और यहाँ इसको भी लेते हुए चलेंगे कि आखिर दोनों में अंतर क्या है, कैसे हम अंतर करेंगे। यदि कभी पूछा गया क्वेश्चन तो हम कैसे अंतर करेंगे कि वो सेक्शन 13 के अंतर्गत पूछा गया है कि वो आगे जो बताया गया सेक्शन है वहाँ पूछा गया है, तो वो भी मैं बताऊँगा। जब वहाँ आएगा तो इसका जिक्र मैं जरूर करूँगा, ठीक। तो ये सेक्शन 13 में सिर्फ अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता के विषय में किया गया। अब सेक्शन 14, सेक्शन 14 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है। 14 में यह बात कही गई है कि मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य के विषय में बात की गई है। तीन चीजें, मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना की बात की गई। इसके अंतर्गत क्या शामिल है, जैसे कि मन की दशा या इसे मानसिक दशा कहें तो उसके अंतर्गत क्या शामिल है, आशय आपका, उपेक्षा, ज्ञान, सद्भाव, उतावलापन, वैमनस्य, ये सभी चीज़ें शामिल मानी गई। अर्थात जो मन से निकले, मानसिक तरीके से अंदर से भाव निकले, उसको सेक्शन 14 के अंतर्गत शामिल माना गया है। मन में आपके क्या चल रहा है क्या पता, क्या आशय था आपको मानने का, क्या दुराशय था आपका उसको हर्ट करने का, ये सब चीज़ें क्या है 14 के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है। कोई उपेक्षा है, कोई सद्भाव पूर्वक आपने कार्य किया था या कपट पूर्वक कार्य किया था, ये सब देखा जाए, कैसे देखा जाए, सेक्शन 14 के अंतर्गत वो सुसंगत माना जाएगा। बट क्या नहीं माना जाएगा ये भी ध्यान रखिएगा, तो हेतु को शामिल नहीं किया गया है सेक्शन 14 के अंतर्गत। ये पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि सेक्शन 14 के अंतर्गत मन की दशा के अंतर्गत क्या शामिल नहीं है, तो आप बताएंगे हेतु शामिल नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, हेतु को शामिल नहीं किया गया है, बाकी ये सब शामिल है, ठीक है। ये ध्यान देखिएगा। दो स्पष्टीकरण सेक्शन 14 में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके स्पष्टीकरण। अच्छा, इससे पहले हमने स्पष्टीकरण, दो स्पष्टीकरण पढ़े, कहाँ पढ़े थे हमने, सेक्शन 8 में पढ़ा था। दो स्पष्टीकरण कि आचरण के अंतर्गत, पहला स्पष्टीकरण आचरण के अंतर्गत केवल कथन शामिल नहीं है, ठीक है। दूसरा स्पष्टीकरण हमने पढ़ा था कि श्रवण गोचरता की किसी की व्यक्ति की उपस्थिति में और श्रवण गोचरता में कोई किया गया कार्य या कथन, ठीक। ये दो स्पष्टीकरण हमने सेक्शन 8 में पढ़ा। यहाँ भी दो स्पष्टीकरण है। देखिए किस स्पष्टीकरण में क्या कहा गया है यही पूछ लिया जाता है आपसे। वो लाइन पूछी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि किस स्पष्टीकरण में यह कहा गया है। स्पष्टीकरण फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रहेगा दो ही स्पष्टीकरण, बट लगा देंगे 4 स्पष्टीकरण। अब आप कंफ्यूज होंगे कि भाई कितने स्पष्टीकरण वहाँ थे, 2 थे, 3 थे, 4 थे। तो पहले से क्लियर करके चलिए, ऐसे करके चलिए कि सेक्शन 8 में 2 स्पष्टीकरण हमने पढ़ा, सेक्शन 14 में 2 स्पष्टीकरण हमने पढ़ा, ठीक है। ऐसे लगा के चलिए आप। यहाँ हम देखते हैं 2 स्पष्टीकरण में क्या क्या चीज़ें हैं। फर्स्ट स्पष्टीकरण में कहा गया मन की दशा कैसी हो, साधारण नहीं अपितु कैसी हो, विशिष्ट हो, अर्थात विशेष होनी चाहिए। साधारण की बात नहीं कहा है, विशेष की बात कहा है। ये ध्यान दीजिएगा कि मन की दशा विशिष्ट होनी चाहिए, साधारण नहीं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सेकंड स्पष्टीकरण में क्या कहा गया, एक शब्द लिखा गया पूर्व दोष सिद्धि। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछा जाता है आपसे कि पूर्व दोष सिद्धि जो है वो सेक्शन 14 के किस स्पष्टीकरण में है, तो आप बताएंगे कि यहाँ स्पष्टीकरण 2 में प्रावधान किया गया है।
और यही शब्द पूर्वदोष सिद्धि जब हम आगे पढ़ेंगे सेक्शन में वहाँ भी मिलेगा। जब वहाँ मिलेगा तो हम आपको इसकी याद जरूर दिलाएंगे, फिर लौट के हम आएंगे यहीं पर। तो ऐसे क्या होता है कि जो आपका दिमाग है काम करता है, तेज काम करता है। यहाँ ये चीज़ें तो आई हुई थी, जैसे कोई व्यक्ति आप पहली बार देखते हैं किसी को, अगर वो दोबारा मिलता है तो लगता है ना कि हाँ अरे ये तो उसको तो हम पहली बार एक बार और देख चुके हैं। वही हाल इनके साथ है। इनका नाम एक बार और आएगा जब आपको आगे सेक्शन पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ओह इनके बारे में तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो आपका दिमाग काम करेगा, तो आप पीछे जाएंगे रिवर्स गियर में, देखेंगे कि कहाँ ये पढ़े हैं हम, तो वहाँ जाके आपको ये मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो हम आपको उनको मिलवाएंगे। ठीक है, तो ये आपके दो चीज़ें आप याद रखिएगा इसमें। अच्छा देखिए, इसमें अब दृष्टांत इंपॉर्टेंट है। दृष्टांत की मैं बात करूं तो सेक्शन 14 में एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे आप दृष्टांत कौन कौन से इंपॉर्टेंट है मैं ये बता देता हूं। 14 में बैरक निकाल लीजिए आप। ए, दृष्टांत ए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका दृष्टांत है। ये आपका मेंस में भी पूछा जाता है और प्री में भी पूछा जाता है। मेंस में आपको प्रॉब्लम बना के दे दिया जाएगा और उसको आपको सॉल्व करना होगा। सॉल्व आप तभी करेंगे जब सेक्शन 14 आपको पता हो, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़िएगा नहीं। सी इंपॉर्टेंट है, ई इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होगा उसको मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ई हो जाएगा। एफ आपका इम्पॉर्टेंट है, फिर आई जे के ये सब इम्पॉर्टेंट है, फिर एल जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका, एल जो दृष्टांत है। ठीक है, एल, फिर एम इम्पॉर्टेंट है, एन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एन आपका, और फिर ओ, ये दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि यहाँ जो प्रॉब्लम बनाई जाती है ये थोड़ा कंफ्यूज करने वाली रहती है। यहाँ लोग गलती करते हैं। ऑप्शन आता है सुसंगत, विसंगत, ऐसे करके ऑप्शन आएंगे, आपको लगेगा कि ओह ये तो सुसंगत हो रहा है, आप सुसंगत मार के आएंगे। तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ जिससे आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। प्री का जब भी आपका ऑप्शन आए आप दृष्टांत पढ़ें और उसमें यह लिखा हो कि अभ्यासतः शब्द लिखा हो तो आप जान लीजिए कि वो शब्द क्या है, विसंगत है। वो दृष्टांत में वो आंसर क्या होगा, विसंगत होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये शब्द विसंगत आप मारेंगे। जैसे मैं बता दूं आपको, जैसे ये पूछा गया एन में कि यह तथ्य कि ख उन गाड़ियों के बारे में जिन्हें वह भाड़े पर देता था अभ्यासतः उपेक्षावान था, तो विसंगत होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका दृष्टांत में सेम यही इसी तरह है कि यह तथ्य कि क लोगों की उन पर हत्या करने की आशय से आसन करने का अभ्यासी था। वहाँ अभ्यास था, यहाँ अभ्यासी, तो अभ्यासी अभ्यासतः सेम वही लगभग विसंगत मारेंगे आप। ठीक है, अभ्यासता आ जाए, अभ्यासी आ जाए तो आप विसंगत मारेंगे 14 के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा, सुसंगत मत मार के आइएगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। ये हो गई 14 की बात। स्पष्टीकरण हमने बता दिया 14 में। तो 14 में हमने ये पढ़ा, तीन चीज़, मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य कब सुसंगत माने जाएंगे, ये सब शब्द हमने बताया। क्या शामिल है इसके मानसिक दशा के अंतर्गत, क्या नहीं शामिल है, ये बताया हमने। दोनों स्पष्टीकरण की बात हमने की और दृष्टांत की बात की। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट सेक्शन 15 हम बात करते हैं। यहाँ दो शब्द हैं, कार्य आकस्मिक या शाशय था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य। ठीक है, दो चीज़ें, आकस्मिक या शाशय था। आकस्मिक मतलब दैवीकृत हो गया, भाई बिजली तड़की आपका घर जल गया, हाँ घर जल गया, या तूफान आया बह गया, ज़्यादा बारिश हो गई, कुछ भी दैवी आपदा आ गई, आकस्मिक हो गया, अचानक हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया आपके घर में। ठीक है, हो ना, भगवान न करे कि शॉर्ट सर्किट हो आपके घर में, बाई चांस मान लीजिए कुछ भी हो गया, भूकंप आ गया, कुछ हो गया, तो ये आकस्मिक। शाशय, आप गए खुद आग लगा दिए घर में, मिट्टी का तेल छिड़क के, भाई हाँ हम LIC करवाए हुए, उसको क्या पता, मिट्टी तेल छिड़क के ऐसे आग लगा दिए कि भाई मेरा घर जल गया, चलो पैसा दो हमें। नहीं, ऐसा ही दृष्टांत वहाँ पे आपको मिलेगा सेक्शन 15 में कि एक व्यक्ति था, वो जो एक बार उसने LIC करवाया,
अपने घर का, जल गया उसका, दोबारा LIC करवाया घर का, फिर जल गया, तिबारा किया फिर जल गया, चौथी बार किया फिर जल गया। फिर ये माना गया कि भाई आकस्मिक एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, चलिए माना 3 बार हो सकता है, बट बार बार आकस्मिक ये तो पॉसिबल नहीं है। तब ये माना गया कि भाई जो आप कार्य है वो साशय है। नेक्स्ट है 16, कारोबार के अनुक्रम के अस्तित्व की सुसंगतता की बात की गई है। ठीक, यहाँ कारोबार है तो कारोबार के अनुक्रम के अस्तित्व की सुसंगतता की बात की जा रही है 16 में। यहाँ शब्द याद रखिएगा, कारोबार है, ठीक है, कारोबार की बात की जा रही है, कारोबार। ठीक, तो एक शब्द कारोबार, कारोबार में दृष्टांत होगा वो पढ़ लीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है कारोबार को लेते हुए। तो ये हमने टोटल 5 से लेकर 16 तक के सेक्शंस को देखा कि क्या क्या इसमें हमको पढ़ना है। देखिए 5 से लेकर 10 तक हमने रिवाइज कर लिया। अब इसको फट से जल्दी से इसको रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। 11 में हमने बात किया कि वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं है कब सुसंगत है, इसके विषय में हमने बात किया। प्ले ऑफ LY का सिद्धांत हमने बताया सेक्शन 11 में, 2 चीज़ों को बताया कब सुसंगत माने जाएंगे। दूधनाथ पांडे का केस हमने बताया सेक्शन 11 में इंपॉर्टेंट है। 12 में हमने बताया नुकसानी की रकम पर प्रभाव डालने वाले तथ्य के विषय में हमने बात किया। 13 में अधिकार या रूढ़ि से संबंधित प्रश्न की सुसंगतता की बात की गई है। 14 में हमने बताया कि मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना के संबंध में बात की गई है दर्शित करने वाले तथ्य के विषय में। इसमें यह कहा गया मन की दशा या मानसिक दशा में क्या शामिल है और क्या नहीं शामिल है, इसकी बात किया हमने। 2 स्पष्टीकरण की बात किया हमने, दृष्टांत जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट उसकी बात किया हमने। और 15 में हमने बताया कि कार्य आकस्मिक या शाशय था, इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य 15। ठीक है, इसका दृष्टांत आपका इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लीजिएगा। 16 में है कारोबार के अनुक्रम के अस्तित्व की सुसंगतता के विषय में बात की गई है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो टोटल आपका सेक्शन 5 से लेकर 16 तक हमने कवर किया है। देखिए आज हम पढ़ा दिए इतना, अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे 5 से 16 तक। इससे पहले हमने 4 तक कवर कर लिया है, हमने 4 तक पढ़ा भी दिया था और 4 तक हमने क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व करवाया है। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमारी हो गई। अब आज की डेट में हम ये पढ़ा दिए हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट टाइम पे हम लोग क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।